हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स का। तो पहला जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो 2023 का है। इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में मुझे 88 आया था। तो मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया था, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था और बहुत सारे ये भी थ्योरीज आ रहे थे कि जितने भी ट्रिक्स एंड जो जो भी तरीके निकाले गए थे, पहले एलिमिनेशन मेथड है, वो सब कुछ काम नहीं कर रहा था। पर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, जहाँ पे मैंने उस तरह के रूल्स एक्चुअली फॉर्मुलेट किए थे जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसके वजह से मेरा थोड़ा पॉजिटिव साइड में मार्क्स आए थे। और बहुत बेसिक जो रूल्स होते हैं प्रीलिम्स के पेपर के लिए, उस बेसिक रूल्स को फॉलो करने पे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, इफ नॉट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, स्टिल आप सेफर साइड में रहेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको पता चल जाएंगे। तो देयर आर सम ऑफ द रूल्स की जिसके हिसाब से पेपर सॉल्व करना होता है, क्योंकि इवन इफ यू रीड एवरीथिंग, आप सब कुछ पढ़ के भी जाते हैं, पर स्टिल यू हैव इतना अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आ सकता है अगर, तो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर कि आप कुछ रूल्स को एट आप शुरू से लेकर के जाएं। तो बट ऑल ऑल्सो से कि हम ये जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे इसमें थोड़ा इनसाइड बायस होगा, बिकॉज एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर को देखना और बाहर निकल कर देखना इज अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे इट माइट हैपन कि अभी का क्वेश्चन इजी नजर आएगा, पर एग्जाम हॉल में दिस क्वेश्चन पेपर वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। अभी तक के साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए थे उसमें से ये सबसे डिफिकल्ट था। एंड सो वील सी उसी हिसाब से जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था एग्जाम हॉल में, तो क्या लॉजिक लगाना चाहिए, किस तरीके से लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज, क्योंकि एग्जाम हॉल में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, और इतना डिफिकल्ट पेपर आया है एंड आई डोंट नो कि सही जा रहा है या फिर क्या हो रहा है, पर आई हैव टू स्टिक टू द रूल्स। जो रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं, एंड वो रूल्स को ही मैं बताऊंगी कि कैसे आप उसको अप्लाई करके एटलीस्ट आप, इफ नॉट वेरी गुड मार्क्स, लाइक आपको 150 160, आई एम नॉट टेलिंग कि उतना भी नहीं आ सकता है, पर एटलीस्ट यू विल बी ऑन द सेफर साइड कि आपका कट ऑफ से 10-15 मार्क्स आप ऊपर लेके जा सकते हैं। सो दिस इज सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि प्रीलिम्स पेपर में एवरी टाइम, लाइक मेरे जो जिस अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स नहीं निकले थे, तो उसमें व्हाट हैपेंड कि आई वाज वेरी मच नर्वस उस टाइम में क्वेश्चन पेपर मिलता था, एंड आई वाज लाइक कि पूरा इट यूज टू ब्लैक आउट समटाइम्स, लाइक कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही है। एंड लाइक यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, एंड ये सारा प्रेशर लेकर के व्हेन यू सिट कि आप सॉल्व करने बैठोगे, तो इट इज नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव, ये फ्रूटफुल नहीं होता है। आपको अपना दिमाग को बहुत शांत रखना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है कि काम डाउन, कि ठीक है, वॉट एवर इट इज, आपने बहुत साल बहुत प्रिपरेशन की है, आपने बहुत बहुत कुछ आप पढ़ करके आए हैं यहाँ पे, जो भी कुछ है, जितना भी आपके मन में बोझ है या फिर कुछ भी है, वो सब कुछ एग्जाम एग्जाम आपके रूम के बाहर आप छोड़ करके आइए। व्हेन यू कमिंग इनसाइड, एकदम एकदम कूल माइंड के साथ आप वहाँ पे बैठिए एंड बी की इट इज फाइन और वट एवर हैज हैपेंड, अब बस हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। द नॉलेज विच आई हैव इज विथ मी, और बस वही काम करेगा यहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बी वेरी काम एंड रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम सेइंग रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली में से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं सही तरीके से। बिकॉज इफ वी रीड द क्वेश्चंस इन अ रॉन्ग वे, लाइक कहीं पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट पूछा है, हमने करेक्ट मार दिया है, कहीं पे उसको ऑपोजिट मीनिंग पूछा है, हमने सही वाले को मार दिया है, तो फिर व्हाट हैपेंस कि वी टेंड टू लूज, हम हेस्टी डिसीजंस ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम गलती कर लेते हैं, तो वो सबसे खराब होता है कि आपको वो बहुत गंदा गिल्ट देता है। तो दैट इज वाई रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। अगर आप इतना इतना पढ़ करके आए हैं, आप इतना मेहनत करके आए हैं, तो अगर क्वेश्चन क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लेंगे और हम गलत आंसर मार लेंगे, तो फिर क्या फायदा होगा उतनी पढ़ाई का। सो रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी डिफिकल्ट टर्म्स है, जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेट सपोज अगर हम इसी में देखेंगे, लेट सपोज यहाँ पे डेसीडीएस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो अगर यहाँ पे डेसीडीएस हम देखेंगे तो डेसीडीएस है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे करेक्टली मैच, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है,
आप सब कुछ पढ़ के आए होंगे, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी मच फाइन, लेकिन आपसे ये जो यहाँ जो पूछा जा रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको जो पूछा जा रहा है आपको वो ही आंसर करना है। यू डोंट हैव टू गिव सो मच कि मुझे मुझे इतना सब कुछ आता है, तो हाउ अब मुझे ये 3 चीज़ें नहीं आती, लेट्स सपोज़, तो यू डू नॉट हैव टू पैनिक, इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन कि आप सब कुछ पढ़ के गए होंगे, स्टिल आप जो 2 चीज़ें छोड़ के गए होंगे, उन्हीं 2 में से क्वेश्चन्स आएँगे, बट इट इज़ फाइन। कोई को सब कुछ नहीं आता है, 100 के 100 क्वेश्चन्स किसी को नहीं आते हैं। एंड आई डोंट नो कि देयर इज़ नो वे ऑफ सेइंग कि आपको कम क्वेश्चन्स आ रहे हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इट इज़ वेरी मच फाइन। नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, देयर आर सम थिंग्स कि आपके छूटेंगे ही, और आपको उस पैनिक अटैक नहीं आना है कि लाइक अब क्या करें? इतने पढ़ लिया, एग्जाम हॉल में जो छोड़ा था उसी पे क्वेश्चन आया है, वो दिमाग में लाना ही नहीं है। आपको बस ये करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा, जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, आई जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद माय एग्जिस्टिंग नॉलेज फर्स्ट, और दूसरा जो रूल्स हम बनाएंगे बस उसके बेसिस पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक करेक्ट इनकरेक्ट जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली है, या फिर एक्ट के इंपॉर्टेंट एक्ट लिखा हुआ है कहीं पे नॉट फाउंड है, तो समथिंग लाइक दैट अगर कुछ है तो उसको आप इन सर्कल कर दीजिए। दूसरा कि रीड ऑल द ऑप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है रीडिंग ऑल द ऑप्शंस। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अगर अम, को- हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम अम, चार लेट सपोज चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे लेट सपोज आई एम सेइंग वेट, जैसे कि लेट सपोज ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और चार स्टेटमेंट्स हैं, तो वी टेंड टू रीड, जैसे कि अगर पूछा जाएगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो वी रीड, हम पहला आंसर रीड करते हैं, पहला ऑप्शन, और फिर हमें लगता है ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, फिर हमें लगता है सेकंड हम पढ़ते हैं, हमें हमें ये गलत लगता है कि सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, हम थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड हमें सही लगता है, और हम थर्ड वाले को सोचते हैं यही सही है बिल्कुल, और हम फोर्थ वाले को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि ये थर्ड वाला जो होता है, ये फोर्थ वाला का ही 50% रहता है, मतलब कि ये फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट स्टेटमेंट रहता है, और जो जो थर्ड वाला होता है वो इसका 50% आधा स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है। और क्योंकि इसके पहले वाले जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमें हमें डाउटफुल लगते हैं, तो ये हमें फर्स्ट टाइम में लगता है कि ये तो सही स्टेटमेंट था, हम फोर्थ वाला पढ़ते ही नहीं है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये गलती नहीं करनी है। हमें जितने भी क्वेश्चंस जो भी पढ़ने हैं, पहले क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना है, और फिर हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद फिर हम लोग को आगे देखना है कि आगे हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने ये कर लिया, आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया, आपने चारों ऑप्शंस देख लिए, उसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपको आंसर पता है या नहीं पता है कुछ भी, आपको सबसे एडवर्स ऑप्शन जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपको उसको मार्क करना है पहले, कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो ही नहीं सकता है, किसी भी केस में अगर आप कुछ भी कर लें ये नहीं हो सकता, आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से भी और सारे ट्रिक्स लगा के भी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो रॉन्ग आंसर है ना उसको पहले हटा दीजिए, और उसको आंसर आप क्वेश्चन पेपर में उसे ठीक से लिख लीजिए कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वरना कई बार अगर हम सिर्फ एक एक डॉट मार लगाते हैं, या फिर एक एक छोटा-सा टिक लगाते हैं, तो हमें इसमें कई बार, मुझे पहली बार ये कन्फ्यूजन होता था कि कौन-सा वाला को मैंने किया था ठीक से, तो आप ठीक से मार्क करिए एटलीस्ट उसे, कि अगर ये बिल्कुल भी गलत है तो उसे बिल्कुल ही गलत लगा दीजिए आप। सो लेट्स सपोज़ अगर ये गलत है तो। देन फिर नेक्स्ट है कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और हमें हमें हम बिल्कुल उसके अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल माइन्यूटनेस पे चले जाते हैं, और कहते हैं कि ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। सो यू नॉट हैव टू ओवर एनालाइज थिंग, बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखिए, कीप योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, और कभी कभी प्रैक्टिकली सोचने से भी आंसर्स आ जाते हैं। ये रूल्स मैं पहले बता दे रही हूँ, ताकि जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो वैसे हम इसको अप्लाई भी करते चलेंगे, क्योंकि जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या रूल्स एक्चुअली फ़ॉलो होते हैं। बहुत सारे रूल्स इसमें फ़ॉलो होते हैं, जितना भी प्रीलिम्स पेपर है उसमें बिना रूल्स के आप ज़्यादा से, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में 75 आपका कट ऑफ गया था जनरल का। सो आप सोचिए कि इतना इतना कम कट ऑफ क्यों जा रहा है, क्योंकि देयर हैज बीन अ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सारे क्वेश्चंस किसी को नहीं आ रहे थे, दैट इज व्हाई द डिफिकल्टी लेवल हैज बीन इतना हाई कि 75 कट ऑफ जा रहा है। तो यू हैव टू बी कि आप कुछ रूल्स लेकर के जाएं, देयर हैज बीन अ फॉलोइंग ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। मैंने आई थिंक 1993 से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी के, उन उन सबके बारे में रिसर्च किया। कैसे रिसर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर भी दिया हुआ है
लाइक झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। तो आप झेलम रिवर के बारे में ढूंढिए, आप वुलर लेक के बारे में ढूंढिए, आप पढ़िए, इतना डिटेल में खोजना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट अगर ईयर आप देखेंगे तो क्या होगा कि इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, झेलम रिवर पे क्वेश्चन पूछ लेगा या वुलर लेक पे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप उनको बिल्कुल ही डिटेल में उसे ढूंढिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो नेक्स्ट इज कि कीपिंग योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड थिंकिंग प्रैक्टिकली। फिर हम आगे और रूल्स देखते हैं। और क्या जैसे रूल्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी को बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो बहुत बहुत उन्हें पसंद होते हैं। पहले तो नंबर वाले जो होते हैं, नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, अगर अगर कोई 3-4 स्टेटमेंट है तो उसमें नंबर्स अगर दिए हुए हैं तो नंबर वाला जनरली गलत होता है, ये तो आपने सुना होगा कई बार। और हम देखेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे स्टेडीली इंक्रीज, डिक्रीज, और फिर स्टेडीली वाला मतलब कि ये दिखा रहा है कि ये हमेशा ही घट रहा था, ये हमेशा ही बढ़ रहा है कोई भी चीज। या फिर दिखा रहे हैं ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है, या फिर एक लीथल अमाउंट में सब कुछ हो रहा है, तो वो गलत होगा बिल्कुल। जो एडवर्स लगेगा कि ऑप्शन है, एडवर्स स्टेटमेंट्स होगा, वो गलत होता है जनरली। और जहाँ कैन में, मोर और लेस, तो ये सब थोड़ा थोड़ा हो सकता है, चांसेस होता है कि सही होने का। फिर कुछ ऐसे टर्म्स है जैसे कि वाटर बॉडीज के टर्म्स है, फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर जैसे झारखंड हो गया, फिर जैसे डीपीएसपी, प्रियम्बल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन। तो ये सब टॉपिक्स यूपीएससी को बहुत पसंद है, तो फिर थोड़ा इनके बारे में रिसर्च करना होता है। और आप थोड़ा इन सब वर्ड्स पे थोड़ा बायस्ड होके चलिए कि अगर ऑप्शन में ये सब कुछ है तो आप एक बार कंसिडर करेंगे। फिर ऑल्सो कि कंटेम्प्रेरीज होते हैं, जैसे कि मेडिवल वगैरह में कहीं होता है कंटेम्प्रेरी, कि ये कंटेम्प्रेरी थे उनके, तो वो जनरली गलत होता है। और अगर आपको फिर भी कुछ कहीं कहीं डाउट हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं और ये फीलिंग की नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो यू कैन रेफर टू द हिंदी वर्जन ऑफ वट एवर इज मेंशन्ड। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग, ये जनरल कुछ रूल्स थे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रूल्स अप्लाई करेंगे कि कैसे रूल्स जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो तो हम लोग ये शुरू करते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट जो आंसर है उसको मैंने मार्क किया है। और जो मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, मैं वही बताऊंगी कि हाउ यू कैन डू दिस। तो मैंने मेरा कुछ कुछ क्वेश्चंस में मेरी गलती हो गई थी, पर आई से कि क्योंकि वो एग्जाम हॉल कंडीशन इज डिफरेंट, सो हेयर आई से कि कैसे सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स द रूल आल्सो फेल। आई एम नॉट सेइंग कि अनबायस्ड होकर के, आई एम सेइंग कि रूल्स आल्सो फेल समटाइम्स, बट आई एम सेइंग कि देखिए, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर वो सही हो रहे हैं, अगर आप 10 क्वेश्चन में अगर 6 बार भी रूल चल जा रहा है, तो आप सोचिए आप फिर भी पॉजिटिव साइड में हैं। तो दिस इज कि आप एटलीस्ट आप नेगेटिव नहीं जाइए, आप जीरो पे मत आइए, आपका आपका कम से कम पॉजिटिव तो आपका जाएगा ही मार्क्स। सो स्टार्टिंग विथ दिस, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। ये एक स्टेटमेंट है, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। नाउ कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। फिर मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक रिवर दे दिया गया है, एक लेक दे दिया है, एक रिवर एक लेक, तो तीनों में ये स्टेट सेम, तीनों के सेम स्टेटमेंट्स है। तो बट व्हाट इज देयर कि डाउट करना क्या है, इसको कैसे डाउट करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली, तो देर इज वी हैव टू बी डाउटफुल। एक राजी जो पिक्चर है उसमें ये बताया गया है, उसमें एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको वो जो सिखाते हैं, आलिया भट्ट को जो सिखा रहे थे स्पाई बनना, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि तुम पकड़ी जाओगी तो मतलब समझ जाना कि तुम पकड़ी गई हो। तो दिस ऑल्सो वर्क्स है कि अगर आपको लग रहा है गलत है तो मतलब वो गलत है। तो दिस हैपेंस, यू हैव टू गो। अगर आप इतना पढ़ करके आए हैं, आप सब कुछ रेडी करके आए हैं, तो थोड़ा गट फीलिंग के साथ जाना होता है। तो दिस इज की डायरेक्टली फीड्स, ये दे दिया डायरेक्टली फीड्स, तो ये यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो ये हो सकता है ये गलत है। तो अगर हम एक वन स्टेटमेंट गलत है तो ऑल थ्री तो नहीं होगा। और यहाँ पे इस तरह के स्टेटमेंट्स में होता है कि देखिए यहाँ पे सब में एक एक रिवर एक लेक दे दिया, एक रिवर एक लेक, सेम तरह का क्वेश्चन है, तो नन ऑफ द भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि देयर हैज बीन कि कुछ तो इसमें सही होने वाला है।
सारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में वो कुछ ना कुछ दे दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट अलाइक है तीनों के, तो देयर हैज टू बी एक तो एटलीस्ट मिनिमम वन तो सही होगा, अदरवाइज कि टू दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या तो दोनों ही होंगे या तो कोई एक होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा डायरेक्टली वाला। और भी है meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, now झेलम रिवर passes थ्रू वुलर लेक। तो यहाँ पे मैंने ओनली वन मार्क किया था, क्योंकि क्योंकि ये भी एक रूल है कि अगर तीन स्टेटमेंट है तो उसमें ऑड वाले जो होते हैं, ऑड नंबर, जैसे कि तीन में से कोई एक सही होगा। तो ये कोई प्रूव्ड नहीं है कि हाँ ऐसे ही होता है हर बार, पर एटलीस्ट सम ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आप देखिए, कहीं पे तीन स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, अगर तीन स्टेटमेंट ऐसे ब्लैंकली दिए हुए हैं तो हो सकता है कि चांसेस हो कि बहुत ज्यादा कि ओनली वन सही होगा। ठीक है, यानी कि अगर ऑड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, जैसे 5 है या 3, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें ऑड नंबर ही सही होंगे। तो यहाँ पे भी अगर 3 स्टेटमेंट्स तो ओनली 1 होने का चांसेस है। देखिए ओनली 2 भी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से चूज़ करना पड़े, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना कि आप पहले अपना नॉलेज लगा लें। पहले जितना आपका नॉलेज है आप उसे निकाल के लगा लें। उसके बाद आप रूल्स को अप्लाई करें। आपको दोनों में भरोसा होना चाहिए, नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए और रूल्स पे भरोसा होना चाहिए। तो अब नॉलेज पूरा लगा लिया आपने, हमने यहाँ पूरा नॉलेज लगा लिया कि जो भी हमें समझ में आ रहा था वो हमने सब लगा लिया। हमें अगर लेट सपोज आपको नहीं पता है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, या आपको नहीं पता कृष्णा रिवर और कोलेरू लेक के बारे में, क्योंकि इतना डिटेल में हम अगर हमें याद भी होगा कोलेरू लेक और कृष्ण रिवर, तो डायरेक्टली फीड्स और इनडायरेक्टली फीड्स तो नहीं याद होगा। तो दिस इज वेरी ट्रिकी हाउ यूपीएससी प्लेज विथ योर माइंडसेट ऑफ फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा है, तो ये थोड़ा सा हरासमेंट क्रिएट कर देता है। तो यू हैव टू बी कि पहले नॉलेज लगा लेना है, जितना नॉलेज हमें है उतना हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हमें रूल्स लगाना है। तो हमने नॉलेज लगाया, फिर हमें रूल्स पे जाना था, दोनों में से एक गेस करना था, तो तीन में से कोई एक स्टेटमेंट ही सही होता है, अगर स्टेटमेंट वाला में हो तो चांसेस इसका ज्यादा होता है इस तरीके का कि ऑड नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में ऑड नंबर ही सही होता है। ऑल थ्री नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमने ये भी रूल एक है, तो दो रूल कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये भी गलत है, डायरेक्टली वाला ज़्यादा चांसेस गलत होने का, ये वाला थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रूल है कि यहाँ पे ये हो भी सकता है, ये भी नहीं भी हो सकता, पर ये डायरेक्टली वाला तो गलत होगा ही होगा। तो हमने पहले एक रूल लगाया, फिर हमने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर हमने दूसरा रूल लगा दिया। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ बोला है कामराज पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। फिर दूसरा है मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे ना पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको पोर्ट के बारे में पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करना है। आप सबके बारे में ढूंढिए, झेलम रिवर, वुलर लेक, कृष्णा रिवर, कोलेरू लेक, मियांड्रिंग क्या होता है, गंडक रिवर क्या होता है, कंवर लेक क्या होता है, ये सब के बारे में आप ढूंढिए, हर एक वर्ड के बारे में ढूंढना जरूरी है। फिर यहाँ पे पोर्ट के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छा तरीके से, और फिर यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि कामराज पोर्ट के बारे में दिया हुआ, मुंद्रा पोर्ट के बारे में दिया हुआ, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता है इन तीनों में से किसी का आंसर मुझे नहीं पता है कि कौन सा मेजर पोर्ट है रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट नहीं पता है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी नहीं पता है मुझे। तो बट हाउ विल वी डू? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया, तो उसमें देखा कि अगर मैच द फॉलोइंग वाला जैसे से मैच करना है इसमें, तो अगर तीन या तीन से ज्यादा स्टेटमेंट्स है, तीन स्टेटमेंट है या चार स्टेटमेंट है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं, अगर जैसे मैच वाला फॉलोइंग है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग इन सेंस कि हाँ ये मैच्ड वाला है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ये वाला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि तीन स्टेटमेंट हो या चार स्टेटमेंट हो। तो इसमें क्या होता है कि ओनली टू पेयर्स का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे है ओनली 2 पेयर्स, मुझे नहीं पता कौन से 2 पेयर, पर ओनली 2 पेयर्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने आप खुद खोलिए और देखिए कि जितने भी ऐसे 3 मैच वाले हैं या 4 मैच वाले हैं, 4 में देखिए ओनली 2 पेयर्स वाला कितना ज़्यादा होता है। आई थिंक सो 75% ऑफ द टाइम्स ओनली 2 पेयर सही होते हैं। तो सबसे पहले तो होते हैं कि ओनली ओनली 2 पेयर ये वाला होता है, फिर इससे अगर ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है ये अगर फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा होता है ये, मतलब आपको जाना है तो आप इस पे, अगर आपको नहीं आता है, अगर आपका आपका नॉलेज, जैसे यहाँ पे हम बता रहे थे कि अगर ये नॉलेज आपका नॉलेज नहीं काम किया है,
तो यहाँ पे नॉलेज तो नहीं जा रहा है, नॉलेज बस मुझे विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में पता है, मुंद्रा पोर्ट के बारे में पता है, कामराज पोर्ट के बारे में नाम पता है, इतना तो हमें डिटेल में नहीं पता है। तो नॉलेज तो यहाँ पे नहीं काम किया, तो हम रूल्स लगाएंगे। तो हमें पहले ये देखना है कि तो हमने रूल्स पहले प्रिपेयर कहाँ से किया है, प्रीवियस क्वेश्चन पर ट्रेंड से, कि अगर 3 मैच वाले हैं या 4 मैच वाले हैं तो ये क्या होता है कि ओनली 2 पेयर्स वाला का चांसेस बहुत हाई रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम हाई होता है, ये सेकंड नंबर पे होता है, ऑल द 3 पेयर्स या नन ऑफ द पेयर्स, ये दोनों होने के चांसेस इक्वल इक्वल हो जाते हैं। फिर थर्ड में होता है, थर्ड थर्ड चांसेस है कि ओनली 1 पेयर। तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है ओनली 2 पेयर। तो मेरा जो रूल कहता है तो मैं ओनली 2 पेयर के साथ जाऊंगी फिर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे होता है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज, जैक फ्रूट, महुआ और टीक। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। तो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं वो कि दे लूज देयर लीव्स, मतलब अपने जो पत्ते होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम में। और ये बस लाइक ऑर्नामेंटल फीचर्स के लिए भी उगाए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो हमें हमें पूछा गया है कि ये डेसिडुअस ट्री कौन सा है, तो कौन कौन से इसमें ऐसे पेड़ हैं जो अपने पत्ते को, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो इसमें है कि तीन तीन हम स्टेटमेंट तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि स्टेटमेंट होता है इस तरीके के स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें सोचना होता है कि किस तरह के टीक टीक किस तरह का पेड़ है। कि टीक जो होता है और महुआ जो होता है वो हम देखते हैं कि जो इंडिया का इनर पोर्शन है, जैसे कि झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, इस वाले इलाके में पाया जाता है। और जैक फ्रूट जो है वो जैक फ्रूट का पत्ते कभी नहीं झड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा एवरग्रीन टाइप का, वो जो पेड़ है वो एवरग्रीन टाइप का, अगर आपको याद हो पिक्चर, कि जैक फ्रूट अपना पत्ते जो है वो कभी नहीं हटाते हैं। तो अगर डेसिडुअस ना क्लियरली डेसिडुअस लिखा हुआ है, तो अगर चांसेस हो कि महुआ और जो टीक है उनके जो पत्ते हैं वो झड़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो इनर ऑफ द इंडिया में रहता है। अगर मैप आप देखें इंडिया का, तो उस मैप में आप देखेंगे कि जो टीक और महुआ है वो मिडिल ऑफ इंडिया में कई जगह पाए जाते हैं, लाइक ईस्टर्न इंडिया में आप देख सकते हैं, जैसे झारखंड हो गया, वही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये वाले इलाके में तो ज्यादा चांसेस है कि ये एवरग्रीन तो नहीं होंगे, और महुआ और टीक दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। लाइक महुआ हो गया, टीक टीक एंड तो ये जो दोनों, ये है टीक है, और सखुआ एंड सागवान आर द 2 ट्रीज। तो ये सारे इसी एरिया में पाए जाते हैं, जो मैंने बताया तीनों एरिया में उधर ही पाए जाते हैं। तो हो सकता है ये दोनों का, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर लुकिंग ऑप्शन है ये। और ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पाया जाता है जहाँ पे ये दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो अगर ये नेचुरली एक जगह पाए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों में से कोई ऑप्शन, यही दोनों हो सकता है शायद हो, और ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो वील गो फॉर इट। पर एग्जाम हॉल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हो सकता है कि जैक फ्रूट भी हो, तो देर इज अ लिटिल डिफिकल्टी, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये। पर हाउ वी कैन गेस एटलीस्ट कि हम किस लाइन पे सोचना है, हम उतना तो एटलीस्ट पहुंच सकते हैं। तो ओनली 2 यहाँ पे ऑप्शन आंसर सही है। और महुआ और टीक डेसिडुअस होते हैं, और जैक फ्रूट ऑफ कोर्स इज एवरग्रीन। तो एग्जाम हॉल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर हमें किस लाइन में सोचना है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको अगर 50-50 भी चूज करना पड़े तो आप एटलीस्ट 50-50 तक पहुंचे, वो इम्पोर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें देखिए, आप बेसिक नॉलेज से हम कैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। पहला है, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। कि यहाँ पे लिखा है, चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, आप इसे छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पर आप देखिए, चाइना के पास ज्यादा जितने भी माउंटेन्स है, और टिबेट वाला रीजन है, वहां पे तो बस माउंटेन्स माउंटेन्स है, तो एरेबल एरिया तो थोड़ा तो कम हो ही जाएगा चाइना के पास, इंडिया के पास ज्यादा है वैसा। चलिए ठीक है, फिर भी हमें नहीं पता एग्जैक्टली exactly। फिर यहाँ पे बोला, द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। चलिए, आपको अगर ये भी डाउटफुल लग रहा है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट ऑफ चाइना। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि चाइना बहुत सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है, जितने भी जैसे राइस हो गया और बहुत सारी चीज़ों में ये इंडिया से ज़्यादा है। तो अगर अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इंडिया को ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन में। लेकिन वैसा तो नहीं है, चाइना बहुत सारी चीज़ों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो यानी 3 तो गलत है। अब 3 गलत है तो आप ये देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज़ मोर। इंडिया का हमारे पता है कि इंडिया हमेशा रेनफेड एग्रीकल्चर पे हमेशा आश्रित रहा है और इरिगेटेड एरिया कम रहा है। तो चाइना अगर अगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारी चीज़ों का, तो इरिगेटेड एरिया उसके पास ज़्यादा होगा कि वो इरिगेट करेंगे ना। हमारे पास तो इरिगेशन का एरिया भी कम है और हम लोग रेनफेड एग्रीकल्चर पे भी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये दोनों, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जा रहे हैं तो ये भी गलत होगा। और ये दोनों गलत हुआ यानी कि ऑल 3 भी नहीं सही होगा, ओनली 2 भी नहीं सही होगा, ओनली 1 है यहाँ पे क्या, इंडिया हैज़ मोर एरेबल लैंड देन चाइना। तो दिस इज़ की सही कि इंडिया के पास ज़्यादा कृषि योग्य जगह है, चाइना से ज़्यादा है। एंड दिस इज़ की ऑल्सो व्हेन यू सी द मैप, आप मैप देखते हैं तो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जिस तरह का टोपोग्राफी है चाइना का और जिस तरह का हमारा है, उसमें हमारे पास ज़्यादा एरेबल लैंड है। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। So what happens? Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level, giving rise to present extensive marshland? वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसको कैसे फ्रेम किया गया था यूपीएससी के द्वारा? ये फर्स्ट, ये ना सेट ए है शायद, या दिस इज सेट ए। तो सेट ए जो है, अब देखिए पहले ही पेज में इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर क्रिएटेड है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है ना, हमें नहीं पता, कभी नाम भी नहीं सुना है इन सब चीज़ों का कि लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड क्या होगा। फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएटेड है। अब यहाँ चांसेस बहुत कम है कि कोई इसको सही भी करेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ बहुत चांसेस है, आई वुड से कि चांसेस रहते हैं कि आप इसे गलत कर दें। पर फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल ये क्वेश्चन है। बोला गया कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल। ये प्रेशर फिर से क्रिएट किया जा रहा है कि बेस्ट आप सोचिए, तो आप सोचेंगे कि तो हमें तो एग्जाम्पल ही नहीं पता है, बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ से लेकर के आएंगे। दिस वॉज वॉट आई वॉज थिंकिंग। तो लेकिन कैसे इसको सॉल्व करना है? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स, रिपीटेड राइज एंड फॉल नहीं लिखा है। अगर रिपीटेड राइज एंड फॉल लिखता ना, तो हम मैंग्रोव के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि मैंग्रोव में पानी ऊपर चढ़ता है और फिर पानी नीचे चला जाता है, मतलब टाइड्स के आने जाने से। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड फॉल ही लिखा है इन द सी लेवल, और फिर गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड। तो मार्श लैंड कहाँ बनते जा रहा है? तो मैंग्रोव वाला तो हट जाएगा, भितरकनिका चला जाएगा। फिर यहाँ बना मकर मरकनम सॉल्ट पैंस है, फिर यहाँ पे नौपदा स्वैम्प्स है, एंड यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है। नाउ सी दिस क्वेश्चन इन हिंदी। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट में सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही कच्छ भूमि दे दिया गया है। आप समझ रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था ये? अगर आप कच्छ भूमि यहाँ पे पढ़ते तो ये रन ऑफ कच्छ आपका हो जाता। पर देखिए, आई नो कि वहां पे टाइम उतना मिलता नहीं है कि आप हिंदी भी देखें, आप इंग्लिश भी देखें। पर इट इज लाइक कि सिंपल था ये क्वेश्चन कि रिपीटेड फॉल बोला है। अगर आप सिर्फ इंग्लिश वाले के पास भी जाते हैं तो यू सी कि यहाँ पे सिर्फ रिपीटेड फॉल बोला है, रिपीटेड राइज एंड फॉल नहीं बोला। तो भीतर भीतर करने का चला जाएगा। सॉल्ट पैंस में भी राइज एंड फॉल होता है पानी का, स्वैम्प में भी राइज एंड फॉल होता है। सिर्फ रन ऑफ कच्छ है जहाँ पे क्या हो गया है कि वहां पे पानी बिल्कुल हमेशा रिपीटेड फॉल हो गया है सी लेवल का, जिसकी वजह से आज वहां पे मार्श लैंड बन चुका है वहां पे रन ऑफ कच्छ में। तो आप देखिए कि रिपीटेड फॉल, मैंने इसमें गलती की थी, मैंने भितरकनिका इसमें लगा दिया था सही आंसर। तो पर उसमें मैंने राइज एंड फॉल इमेजिन कर लिया था। तो आपको देखना है कि लिखा क्या हुआ है। आप जो इमेजिन कर रहे हो सकता है वो गलत आप इमेजिन कर रहे हो, जैसे मैंने किया था। फिर नेक्स्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन अपने अपने में ही एक रूल बनाते जाता है। Now, ilmenite and rutile abundantly available on certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following? So now it is asking कि ये दोनों जो है वो abundantly available हैं in the coastal tracts of India। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था कि ये दोनों किसके हैं।
रिच सोर्सेज ऑफ व्हाट? आई एम नॉट नोइंग, मुझे नहीं पता था इतना इतना। आप सब कुछ पढ़ते हैं, आप करंट अफेयर्स करिए, आप साले मंथली मैगजीन्स करिए, पर आपको सम थिंग्स यू मिस आउट। तो नॉट गेटिंग दीज थिंग्स की अब क्या करना है वहां पे, आप ये मत सोचिए कि इतने रिच सोर्सेज है, पर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। नेवर एवर सेल्फ डाउट, वहां पे जाकर के कभी सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा हार्मफुल वही होता है वहां पे। तो इस क्वेश्चन में इसमें करना क्या होता है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि तीन ऑप्शन आपके पास जो होते हैं, जैसे चार ऑप्शन है इसमें, तो तीन ऑप्शन जो होते हैं वो एक जैसे होंगे। एक जो एग्जॉटिक थोड़ा का होगा ना, थोड़ा सा अलग होगा बाकी से, तो वो होता है आंसर। जैसे कि हम और भी एक और क्वेश्चन है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते जाएंगे वेरियस ईयर्स के, वील सी कि दिस ट्रेंड इज गेटिंग रिपीटेड। और ये मैं अभी इसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ये वाला रूल्स जितने भी मैं बता रही हूँ, वो इसी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे नहीं बना है रूल्स। ये रूल्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है, उसके बाद एक जो एवरेज अमाउंट ऑफ रूल्स निकलते हैं ना, वो रूल्स मैं बता रही हूँ। तो अगर ऐसे कोई टर्म्स हो जिसको आपको नहीं पता हो, आपको नहीं पता एलिमिनेट, आपको नहीं पता, और ये इतना कॉमन भी नहीं है कि सबको पता हो, बहुत जो किसी ने पढ़ा होगा, किसी को बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी होगी इन सब चीजों की, तो उनको पता होगा। बहुत कम चांसेस है कि नॉर्मल आप डेली लाइफ में इन सब चीजों के थ्रू आ रहे हैं, तो बहुत कम चांसेस है। तो ये जो वर्ड है, तो आप देखिए कि एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम रोज आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। कॉपर आपको रोज आप पढ़ रहे हैं, आयरन भी आप रोज पढ़ रहे हैं। टाइटेनियम इज द वन जो आप नहीं पढ़े हैं, और ये सबसे लास्ट में भी दिया गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे जो अलग वाला होगा वो होगा इसका आंसर। तो यही उसका आंसर टाइटेनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट थ्री फोर्थ्स ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस बाई। नाउ सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकता था कि थ्री फोर्थ्स ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो ये बता रहा है कि कोबाल्ट का इम्पोर्टेंस बैटरीज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स में भी होता है। और ये क्वेश्चन को अननेसेसरी लंबा भी किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए ताकि आप ये जो है ना, ये आप ये चीज को आप छोड़ दें। और अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है इसकी वजह से, क्योंकि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लोड करा दिया जा रहा है, एंड आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सब चीजों को मिस करें, आप वो सारी चीजों को छोड़ दें जो यूपीएससी ट्रिक्स, यहाँ पे भी यूपीएससी बहुत सारे हिंट्स छोड़ते जाता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप सारे हिंट्स को छोड़ दें। तो दैट इज वाई ये अननेसेसरी लेंदी किया गया था क्वेश्चन को। पर सी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आप जब क्वेश्चन पर एनालाइज कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है, ये सारे जो हेडिंग्स है, ये सारे जो अ, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी इसी साल 2024 में कॉन्गो बेसिन पे भी एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज हाउ टॉपिक्स आर गेटिंग रिपीटेड, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि थीम्स रिपीट किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इतना एनालिसिस जरूरी होता है। सो दिस क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्ल्ड्स थ्री फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट कहाँ पे होता है। तो अगर हम थोड़ा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर देखा है, या फिर हमने थोड़ा करंट अफेयर्स किया है, तो हमें पता है कजाकिस्तान में यूरेनियम होता है। अर्जेंटीना हमारा लिथियम ट्रायंगल है। अब यहाँ पे थ्री फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट तो नहीं होगा, अगर होता तो हमें पढ़ा होता। ये चलिए, हमने ये दोनों नहीं पढ़ा है, कजाकिस्तान हमें पता है, और अर्जेंटीना हमें पता है, हमें बोट्सवाना और बी और सी में हमें डाउट है, ठीक है। हम आप रुकिए, आप आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। लास्ट में इसने ऑप्शन में आपको हिंट दे दिया, उसने 7 के बाद 8 में यही इसीलिए ही डाला है क्योंकि वो आपको हिंट दे रहा है। दिस इज यूपीएससी हिंटिंग यू कि ये जो कॉन्गो कॉन्गो है यही आंसर है। एक और शोगुरा वाला क्वेश्चन था जहां पे पूछा गया था कि कौन सा इसमें जो आईवीसी साइट नहीं है, वो आपको जब याद होगा, एक क्वेश्चन था, तो उसमें भी यही किया गया था कि दो साइमल्टेनियस, जैसे कि मान लीजिए 97 या फिर 98, जो भी क्वेश्चन था, मुझे जो क्वेश्चन नंबर मिला था, उसमें ऐसा था कि 97 का जो क्वेश्चन था ना, जो उसका वो था, जो जो क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ था, या फिर जो सिटी का नाम दिया हुआ था, वो 98 के ऑप्शन में भी वही था। और इसका वही, ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे यहाँ पे कॉन्गो ऑप्शन में मेंशन किया गया है, और यहाँ पे कॉन्गो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ दिया गया है, यानी कि वो इट इज समवॉट हिंटिंग यू, इट इज हिंटिंग यू कि यही आंसर है।
गो फॉर इट। तो यू शुड गो फॉर इट। और ये दिया ही, आप सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 8 कहीं भी जा सकता था। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये कहीं भी जा सकता था। 98 पहुंच जाता तो आपको नहीं पता चलता आंसर क्या है। पर यहाँ पे उसने प्लेस ही वैसे किया कि आपको ये बताए कि यही दिस इज ओनली प्लेस की जहां आपका सही हो। ये हो सकता है कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि यहाँ पे सही होने का। तो यहाँ पे आपको देखिए, इंटेलिजेंट गैस इसी कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज लगाएं। जैसे अर्जेंटीना आपने हटा दिया, अर्जेंटीना बिल्कुल नहीं होगा, कजाकिस्तान बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये पता है कि दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आपको दोनों में से कोई एक, तो आपको जब बता रहा है कि यूपीएससी की भाई देखो यही आंसर है, तो गो फॉर इट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। अब यहाँ पे कॉन्गो बेसिन, अब आपको कॉन्गो बेसिन आपको पता है कि आपका अफ्रीका में है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है थोड़ा सा इस तरीके का है। तो व्हाट हैपन कि हमारा नाइजीरिया थोड़ा सा इधर इधर थोड़ा सा है, फिर इधर साउथ सूडान है, फिर युगांडा थोड़ा सा इधर ही है कहीं पे, यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और देन देर इज कैमरून इज, दिस इज कैमरून, इधर ही कहीं पे है थोड़ा सा। सो इट सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन। तो देखिए चांसेस है कि आपका क्या होगा कि युगांडा तो नहीं होगा, काफी दूर है युगांडा, साउथ सुडान, नाइजीरिया, कैमरून। तो कैमरून इज मोर, इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। चांसेस है कि आप मैप बनाइए, आप देखिए कि कहाँ हो सकता है कॉन्गो बेसिन। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्गो बेसिन पे 2024 में भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्गो बेसिन के बारे में। तो यू हैव टू गो वेरी थॉरली, जो भी वर्ड मेंशन किया गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल उसे आप लकीर मान लीजिए। और इस पे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे रिपीट होते हैं। एंड वी हैव टू गो कि आप अनप्रेडिक्टेबल को प्रेडिक्टेबल कैसे करेंगे, दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। आप कॉन्गो बेसिन आप सर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए कि कहाँ कौन कौन से कंट्रीज के थ्रू ये कॉन्गो बेसिन है, कितना बड़ा कॉन्गो बेसिन है, क्या थ्रेट्स है, सब कुछ आप पढ़िए इसके बारे में। या तो प्रीलिम्स में या तो मेंस में दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चंस, एंड इट इज द ट्रूथ, एंड वी आर लीविंग दिस क्वेश्चंस कि हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से पूछा जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रिपेयर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैपेंस कि अमरकंटक हिल एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ओके, नाउ वी विल सी कि ये है इंडिया का मैप। लेट सपोज दिस इज इंडियाज मैप। सो अमरकंटक हिल एट द, देखिए अमरकंटक हिल आपका इधर है, लगभग छत्तीसगढ़ तरफ है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। लेट सपोज यही है, ठीक है। तो अमरकंटक हिल आपका, विंध्या और सह्याद्री, आपका विंध्या रेंजेस इधर है, और सह्याद्री तो हम इसे वेस्टर्न घाट वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो अमरकंटक ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पहले नॉलेज लगाना है, उसके बाद कोई रूल लगाना है। तो आपको नॉलेज यहाँ पे लग रहा है तो आप जबरदस्ती रूल मत लगाइए। फिर यहाँ पे दिस इज बिलीगिरी रंगा हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। तो आपका सतपुरा यहाँ पे है, और अगर आप सतपुरा लाइक विंध्या सतपुरा इधर इधर ही रेंजेस में है। एंड इट सेज बिलीगिरी रंगा हिल्स। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा बिलीगिरी रंगा पे, बहुत पहले में भी क्वेश्चन पूछा गया, वेस्टर्न घाट्स का ये इलाका में है। तो वेस्टर्न घाट्स अगर आपका इधर है तो बहुत, ये तो बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड आई थिंक ये अमरकंटक, आई थिंक ये वर्ड कहीं मेंशन किया गया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही। तो बट ऐसे भी अगर आप देखें तो ये आप मैपिंग में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैप्स में आप अगर कर रहे हैं तो आप ये देखिए कौन से हिल कहाँ पे है। देन शेषाचलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द, तो शेषाचलम आपका इधर है आंध्र प्रदेश में। कहाँ आपका वेस्टर्न घाट, कहाँ वेस्टर्न घाट यहाँ पे है, तो सदर्न मोस्ट पार्ट एकदम बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों ही की तीनों गलत है। तो दिस इज द आंसर कि तीनों ही तीनों गलत हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ कि आप अपना जो कॉमन सेंस है उसको लगाएं। देन आई एम टेलिंग इट, देखिए एग्जाम हॉल में इट इज डिफिकल्ट, बट डू नॉट हैव टू कि हमें इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं। अगर हमें मुझे मैंने ये पहला क्वेश्चन ये मैंने सही किया था, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये मेरा गलत गलत हो गया था, मुझे ये भी नहीं आइडिया हो रहा था, फिर ये मेरा सही हुआ था।
ये भी मेरा गलत हो गया था, मुझे ये भी समझ में नहीं आया था क्या होता है इसका। पर दिस इज़ हाउ यू आपको देखिए मुझे नहीं पता था, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे। पर आपको इतना गेसिंग वर्क करना पड़ता है वहाँ पे कि आपको क्या-क्या पूछा जा रहा है, आपको कैसे आपको अपना जो नर्व्स को कंट्रोल करना है और वहाँ पे आपको परफ़ॉर्म भी करना है कि यू हैव टू ड्रैग द बेस्ट आउट ऑफ योर नॉलेज। तो यहाँ पे जो है तो यू हैव टू बी कि एटलीस्ट जो आता है, ये तो आता था, हमें तो आता था, हमने तो कितनी बार मैप्स किया है, तो ये आता तो इसको गलत नहीं करे एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि विद द रेफरेंस ऑफ इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट सेज कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत, ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे एंड मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विद कुनमिंग इन चाइना। नाउ दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इतना लंबा कनेक्टिविटी और इस तरीके से इज लाइक नॉट नॉट हैपनिंग। बहुत बहुत डिफिकल्ट टू बिलीव है। थ्री तो नहीं होगा, अगर थ्री नहीं होगा तो ऑल ऑफ द थ्री हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको स्ट्रेट अवे फैक्ट्स दे दिया जा रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, कोई एनालिसिस वाला नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि किस तरह से आप फैक्ट्स को, आपको ये फैक्ट दे दिया गया, आप बताइए कि इसमें से कौन सा फैक्ट सही है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के इसमें पढ़ना होता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो बोल रहा है और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जो है, तो उसमें ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो डिब्रूगढ़ और सूरत, यानी कि आपका अगर आप इंडिया का मैप यहाँ पे बना हुआ है इसमें देखते हैं तो आपको डिब्रूगढ़ समवेयर हेयर यहाँ पे होगा और सूरत कहीं इधर इधर एरिया में होगा। तो बहुत हाई चांसेस है, आई वुड फील कि यहाँ बहुत हाई चांसेस दोनों में से कोई एक स्पेस को या तो वो पलट देंगे या तो गलत कर देंगे या तो कोई और स्टेट कोई और सिटी का नाम लिख देंगे। तो देर इज चांसेस कि इट माइट ऑल्सो बी रॉन्ग बिकॉज देखिए बहुत सारा फैक्ट्स इसमें दिया, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, चलिए तो ठीक है। डिब्रूगढ़ और सूरत, क्या पता सूरत की जगह कोई और जगह हो या फिर डिब्रूगढ़ की जगह कोई और जगह हो, तो हो सकता है गलत है, हो सकता है गलत है। ये गलत अगर हम देखते हैं। फिर ट्राइलैटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। तो आई एम ऑल्सो स्केप्टिकल कि यहाँ पे शायद यहाँ फिर से यहाँ पे वही कर दिया गया होगा कि चांसेस है कि गलत हो, या तो ओनली वन होगा या तो नन होगा। तो दिस इज हाउ वी आर लाइक कि इस लाइंस पे सोचना होता है, बिकॉज यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, थ्री तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ये हमें हमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें या तो कुछ कुछ पलट दिया जा रहा है या तो कुछ चेंज, कोई सिटी का नाम चेंज कर दिया जा रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत कम चांसेस है कि तीनों के तीनों ही सही हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। और 2 सही होने के भी चांसेस बहुत कम है, तो ईदर 1 होगा सही या तो नन भी। आप नन पे देखिए, नन पे घबराना नहीं होता है कि नन होगा कि नहीं होगा, पर यू हैव टू गो कि नन भी ऑप्शंस होने लग गए हैं, तो नन इज़ फाइन। यू इफ यू आर फीलिंग कि नहीं नन तीनों में से तीनों ही आपको गलत लग रहे हैं तो गो फॉर इट। तो यहाँ पे नन ऑप्शन है बिकॉज़ देखिए बहुत चांसेस होता है, दिस इज़ हाउ यूपीएससी लाइक प्लेज़ कि वो जगह-जगह पलट देंगे, क्योंकि आपको बहुत कम बच्चों को पता होगा ये, अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो। तो बहुत कम चांसेस है कि आपको ये पता हो, शहरों के नाम पता होंगे, किसको-किसको कनेक्ट किया गया है। तो ज़्यादा चांसेस है कि शहरों के नाम बदल दिए गए होंगे और ऑल ऑफ द 3 गलत होंगे। बिकॉज़ ये फैक्ट है, ये प्लेन फैक्ट है, यहाँ पे कोई भी एनालिसिस वाला नहीं है, तो ये चांसेस होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा तीनों के तीनों गलत हो जाएँगे। तो अगर अगर प्लेन फैक्ट वाले 3 दिए गए हैं और इसमें कोई चांसेस नहीं एनालिसिस का, तो द नन आप तीनों ही गलत ले सकते हैं। फिर दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखा गया है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो देखिए सिंपल जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ भी आपका फैक्ट नहीं दिया गया है। बोला डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, तो यूरेनियम डिपॉजिट हो सकता है हमारे पास हो, ठीक है, इट इज फाइन। कोई कोई क्वांटिटी नहीं बताया गया, कोई अमाउंट नहीं बताया गया, तो इट इज फाइन। एंड डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है, ये सही बात है भाई। हमारे पास कोल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, कोल से हमारा थर्मल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है कि यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%। तो देखिए यहाँ पे आया आपका नंबर।
तो ये नंबर वाला जनरली गलत होता है। अगर एक दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट में नंबर है तो चांसेस आर वेरी मच हाई कि ये नंबर वाला स्टेटमेंट गलत होगा। तो uranium enriched with the extent of at least 60%, it is not 60%, it is much below, like it is less than 5%, तो is required for production of electricity। तो ऐसे तो आपको चलिए आंसर नहीं पता है अगर कि कितना परसेंटेज एनरिचमेंट होता है, पर स्टिल 60% अगर नंबर दिया हुआ है तो बहुत चांसेस है कि गलत हो जाए। तो नंबर वाले जो स्टेटमेंट्स होता है, अगर सिंगल, अगर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और किसी एक में नंबर है तो वो चांसेस हो कि वो गलत होगा। तो फिर इसमें क्या है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो यहाँ बोल रहा है दोनों ही सही है, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। यहाँ बोला है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो भाई सही बात है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यही है सही आंसर। यहाँ बोला कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नहीं ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है, देखिए मार्सुपियल्स आर नॉट इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, मार्सुपियल वो सारे जैसे कि होते हैं जिसमें पाउच बना होता है ना, जैसे कि कंगारू का होता है, छोटा सा पाउच बना रहता है और इसमें उनके जो यंग वंस होते हैं वो रहते हैं। तो दिस इज मार्सुपियल एनिमल। तो मार्सुपियल्स बोला गया है नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो मार्सुपियल्स मुझे जहां तक जितने मार्सुपियल्स याद है, मुझे एक वालाबी याद है और एक कैंगरू याद है, तो दो ही मार्सुपियल मुझे याद है। तो मैं सोचूंगी नेचुरली फाउंड इन इंडिया, तो इट मे नॉट बी नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इट इज फाइन कि हो सकता है इट इज नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, चांसेस है। तो फिर बोला गया कि मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। मतलब एक तो एडवर्स स्टेटमेंट दे ही दिया गया है और दूसरा भी नो प्रेडेटर्स। अगर कोई प्रेडेटर है ही नहीं तो यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इकोसिस्टम में कोई प्रेडेटर ही नहीं हो किसी का। खुद सोचिए कि कोई भी इकोसिस्टम में अगर आप फूड वेब देखते हैं, फूड चेन पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें हर एक चीज को एक प्रेडेटर होता है, या फिर उसका खुद, या तो एनर्जी लेवल उतना ज्यादा हाई हो जाता है। अगर मतलब एनर्जी लेवल्स में अगर हम लोग देखते हैं तो एनर्जी जो टॉप मोस्ट प्रेडेटर है उसमें एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है कि उसके बाद उसका डेथ, उसके ऊपर कोई हो नहीं सकता है कोई प्रेडेटर। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो मार्सुपियल एनिमल्स है इनका ये सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में रहते हैं और कोई प्रेडेटर जहाँ पे नहीं हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 इज, देखिए आपको नहीं पता है फिर भी, स्टेटमेंट 1 मान लीजिए नहीं पता है, स्टेटमेंट 2 तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट, आई थिंक आई हैव मार्क्ड दिस रॉन्ग। आंसर इसका ये होगा, दिस इज द आंसर, यस, दिस इज नॉट द आंसर। सो कमिंग बैक, देखिए यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि मार्सुपियल्स, तो ये तो 2 इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे दोनों करेक्ट है, यानी कि ये भी गलत है। यहाँ बोला गया दोनों करेक्ट, ये भी गलत है। यहाँ बोलते स्टेटमेंट 2 करेक्ट, ये भी गलत है। तो आपको ये नहीं भी पता हो तो फिर भी आप अगर एक गलत कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला सही आंसर है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ बोला गया है कि देखिए कुछ क्वेश्चंस में यू हैव टू बिलीव कि व्हाट यू हैव स्टडीड, आपने जो पढ़ा है, आपने जो बहुत मेहनत की है, उस पर आपको भरोसा रखना होता है। सो यहाँ पे बोला गया इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, वो इतना सा ही क्वेश्चन को लेकर के पूछ सकता था कि बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वो पूछ सकता था कि इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है वो बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन उसने ये बोला, आप वो आपकी मदद कर रहा है। देखिए कैसे उसने कैसे मदद की है आपकी, वेट आई एम शोइंग यू। तो उसने क्या बोला है कि इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस, सबसे इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन इजी बन गया इससे, कैसे कि ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस। अब कौन सा, हम लोग किसी भी एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक IUCN रेड लिस्ट पे उसका क्या स्टेटस है वो लिखते हैं, एक साइट्स उसका क्या कंडीशन है वो बताता है, और एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बताता है, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, हम ये तीन लिखते हैं। तो अब ये देखिए कि क्या IUCN या साइट्स है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तीनों में से कोई है? तो यहाँ पे है, और ये है कि IUCN ये लिस्ट बनाता है। आप सोचिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्यों बनाएगा? इज इट रिलेटेड टू एनी ऑफ द स्पीशीज?
ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इज इट रिलेटेड टू स्पीशीज? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इज इट इज रिलेटेड टू स्पीशीज, बट क्या कोई ऐसा लिस्ट निकालता है ये? बहुत हाई चांसेस है कि जो ये काम कर रहा है ऑलरेडी वो ही ये काम करेगा, तो यू हैव टू गो विद दैट। कि हमने कई बार पढ़ा है कि आईयूसीएन जो है वो लिस्ट निकालता है इस तरीके की, जिसमें वो बहुत सारे कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो बहुत सारे एनिमल्स का वो बताया जाता है। फिर दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ बोला गया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। नॉक्टर्नल का मीनिंग बता दिया गया और बोला कि इसमें मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, तो बोलते लायन टेल मैकाक, मालाबार सिवेट एंड सांबर डियर। नाउ सिंपल, लायन टेल मैकाक आपने अगर पढ़ा होगा ठीक से, तो लायन टेल मैकाक जो है वो एक बंदर है, और ये जितने भी बंदर होते हैं वो लोग वो रात में नहीं जगते हैं। खुद सोचिए, कभी बंदर आपने देखा है रात में जगा हुआ? नहीं, वो लोग सो जाते हैं। फिर जो डियर होती है, अगर डियर डियर का आईसाइट उतना अच्छा नहीं होता कि वो रात भर जगे रहे। कितने सारे प्रेडेटर्स होते हैं, इतने आपने इतनी सारी, आपको नॉर्मल पता है कि डियर जो है, सांबर डियर कोई भी डियर हो, ये तो डियर ही है ना, हमने नाम रखा है सांबर डियर, वो तो डियर ही है। तो फिर ये डियर जो है वो रात में कैसे जगेगी? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है। तो टू तो गलत हो गए। अब आपका ऑल थ्री तो नहीं होगा। एक मालाबार सिवेट है, तो आपको सिवेट, आप अगर आपने देखा होगा सिवेट की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो मैंने ऐसे याद किया, तो सिवेट की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो कोई भी जानवर की आंखें बड़ी बड़ी तब होती है जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो वहां पे उनको लेना होता है। तो ये बड़ी बड़ी आंखें उनकी क्यों है? क्योंकि उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट लेना होता है, डार्कनेस में वो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अपने जो आईज में ले सके ताकि उनको क्लियर दिखे। तो मालाबार सिवेट जो है उनका आईज का स्ट्रक्चर ही वैसा है कि वो देख सकते हैं रात में, तो ये चांसेस है कि ओनली वन ही होगा। क्योंकि 2 तो नहीं होगा, ओनली 2 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों गलत हो गए। ऑल 3 नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। क्योंकि ये वन वर्ड वाले हैं। अगर अगर स्टेटमेंट्स दिए होते तो हो सकता था चांसेस कि नन हो, पर यहाँ पे 3 सिर्फ वर्ड दिए गए हैं, दिस इज अ वर्ड, दिस इज अ टर्म, मतलब कि आप ये देखिए स्टेटमेंट नहीं है ये। तो चांसेस है कि इसमें नन नहीं होगा, इसमें ओनली ओनली वन होगा। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स थे, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है लंबे लंबे, पर यहाँ पे एक एक वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ड वाला में नन नहीं होता है। यहाँ पे ऑल द थ्री आपने हटा दिया, आपने काट दिया कि ओनली टू भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मालाबार सिवेट होगा आंसर। फिर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ देयर फूड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोर्स आप सोचिए कि पहला तो आपको आइडिया था कि किन उनके किन होते हैं टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड। तो बटरफ्लाइज तो गुच्छे में नहीं रहती हैं, किन्स के साथ नहीं रहती हैं। ड्रैगन फ्लाइज भी नहीं रहते, वो लोग अकेले अकेले रहते हैं। दो लोग रहते हैं किन के साथ, जो कि है हनी बी और वैस्प। सिंपल, ये हट गया, ये हट गया। आपको नहीं पता वैगल डांस क्या होता है, छोड़ दीजिए। आपको पता है कि अदर्स, फॉर द अदर्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू द सोर्स ऑफ देयर फूड। आपको 50% आप एटलीस्ट यहाँ पहुंच गए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ तक एटलीस्ट पहुंच जाते हैं। एंड आप देखते हैं कि हनी बी का जो स्ट्रक्चर है वो वैगलिंग वाला होता है थोड़ा सा, जैसे कि वैस्प जो होती है, वैस्प थोड़ा सा स्टर्डी बॉडी होता है। एंड ये जो हनी बी होती है, हनी बी का डांस होता है, वो जो वैगल डांस ही है। तो वो जो डांस करती है वो आगे पीछे, वो जैसे कि एक फूल है, तो फूल के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहती है। तो दिस इज हनी बीज वैगल डांस। थोड़ा देखिए, जितना भी आपको पता है ना इन्फॉर्मेशन, जितना आपने पढ़ा है, वो दैट इज सफिशिएंट कि आप सॉल्व कर सके क्वेश्चंस। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू कि आप जितना भी आपने पढ़ लिया है उस पर थोड़ा भरोसा रखें और आप फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएं। दिस वेरी सिंपल, सी यहाँ पे बोला सम ऑफ द, जैसे कि हमने देखा कि सम वगैरह जो भी स्टेटमेंट जिसमें सम यूज किया जाता है तो वो सारे जनरली सही होते हैं। तो सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सम मशरूम्स हैव इंटरस्टीडियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चारों, ऑल ऑल फोर, तो इट इज फाइन। इतना इसमें सोचना नहीं है कि पता नहीं क्या होता है और क्या है। इट इज फाइन कि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा मशरूम से, पर हो सकते हैं, दुनिया में इतने सारे मशरूम से कुछ भी हो सकता है। सम बोल दिया गया तो इसमें क्या ही इतने सोचना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल्स। इंडियन स्क्विरल्स, ये मेरा
3-4 मिनट ले लिया था एग्ज़ाम हॉल में, मुझे समझ ही में नहीं आता स्क्विरल्स मैंने बचपन से लेकर अभी तक देखा है, पर इतना मैंने कभी सोचा नहीं था स्क्विरल्स के बारे में। एंड ये रियलिटी है, ऐसा होता है कि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर हमें बाद में जब समझ में आता है कि अरे! ये तो बहुत सिंपल था। तो दे बिल्ड नेस्ट फॉर मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। नाउ इट इज़ सेइंग कि दे बिल्ड नेस्ट्स बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड। तो मुझे ये तो पता था कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आज तक मैंने किसी भी गिलहरी को ज़मीन में कभी burrow बनाते हुए तो नहीं देखा है। और मैंने नहीं देखा है तो ये नहीं होता होगा फिर। मतलब ऐसे कहने की बातें हैं पर ठीक है, नहीं होता ये नहीं होता है। ये गलत बात है बिल्कुल, गलत बात। फिर 2 है, दे स्टोर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स ऑन द ग्राउंड। तो ये चांसेस है, ठीक है, चलिए होता होगा कि ये नट्स एंड सीड्स ग्राउंड में रख देते होंगे, ठीक है, कोई कोई बड़ी बात नहीं, स्टोर कर देते होंगे। एंड दे आर ओमनीवोरस। मुझे इसमें भी डाउट था कि ओमनीवोरस है या नहीं है, पर ये देखिए मैंने बताया था कि जो सबसे एडवर्स स्टेटमेंट उसे हटाइए पहले। तो ये तो आप हटा देंगे तो ऑल 3 तो नहीं होगा। और यहाँ पे एक तो वन तो सही है, तो नन भी नहीं होगा। तो ओनली 2 है तो ओनली 1 होगा। तो दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड एंड दे आर ओमनीवोरस। यू हैव टू कम बैक कि आपने आपको 2 में से चुनना है अब। ओनली 1 या ओनली 2 होगा। तो इंडियन स्क्विरल्स कभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कि वो लोग सिर्फ नट्स खाते हैं। देखिए छोटे-मोटे जानवर होते हैं वो कीड़े-मकोड़े थोड़े-थोड़े खा जाते हैं। तो ओमनीवोरस वी कैन से कि हो सकता है कि ओमनीवोरस हो। मैंने इसमें ओनली 1 किया था पर मुझे बाद में समझ में आया कि हो सकता था कि वो ओमनीवोरस भी हो सकता था। क्योंकि हमने हमने कहाँ देखा है कि जो हर्बीवोरस है या फिर ये सिर्फ सिर्फ नट्स वगैरह खाते हैं। ये तो हो सकता है कुछ भी खा सकते होंगे। तो इसमें होगा ओनली 2। ओनली 2 यानी कि 2 जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। ये दोनों सही है। आज हम लोग सिर्फ 20 तक ही डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल पूछा गया है। Some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे ऊपर हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। जैसे कि वो वाटर बियर जो हमने पढ़ा था, अगर कभी आपने पढ़ा होगा, वाटर बियर जो है वो इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर से उससे ऊपर हो। नाउ सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद द पीएच बिलो 3। ये भी हो सकता है। देखिए कोई सम बोला है, कोई आपको नहीं पता हो एग्जांपल, पर स्टिल हो तो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सम बोल दिया गया है तो सम का कोई आपको नहीं पता है कि इसका सम का लिमिट कितना बड़ा है। तो आप इसके इसको इतना मत डाउट करिए कि नहीं हाईली एसिडिक होगा, जब हाईली बोल दिया एसिडिक तो हो सकता है गलत हो। नहीं, इस पे ज्यादा आपको सोचना नहीं है इन सब चीजों पे। आपको देखना है कि सब माइक्रोऑर्गेनिज्म बोल दिया तो दुनिया में इतने सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म आप कितना कितना का आप लिस्ट बना करके रखिएगा कि कहाँ पे कौन रह सकता है कि नहीं। तो इफ दे कैन, इट माइट हैपन कि वो रह सकते हैं कोई ऑर्गेनिजम्स, तो सम इज फाइन कि ऑल 3 होगा यहाँ पे। आपको उतना इसमें सोचना नहीं है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, प्रैक्टिकली सोचिए, हो सकता है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम द होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। देखिए आपने ये सब कभी नहीं पढ़ा होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप जब तक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे नहीं आइएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कोई यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। और आप ये रटा रटाया चीज में से नहीं आने वाला है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही पता चलेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए फिशिंग कैट, तो ये तो कैट है, तो कैट तो नहीं होल्ड करेगी टूल। यहाँ पे टूल बोला है। फिर आपको बोला है यहाँ पे ओरांगुटान बोला है। देखिए मैंने कैसे इसे किया था। ऑटर, ऑटर के पे देखिए हाथ नहीं होते उतने क्लियरली, फिंगर्स वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्लॉथ बियर का भी, अब ये स्लॉथ बियर, ऑटर तो देखिए ऑटर तो बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि इनके उस तरह के स्ट्रक्चर्स नहीं होते जिस तरह से वो टूल बना सके और उसको यूज कर सके। और ऑटर सॉर्ट ऑफ एक पानी वाला ऑर्गेनिज्म है, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा कि वो ट्रीज से ये सब कर रहा हो। और फिशिंग कैट भी नहीं आएगा क्योंकि फिशिंग कैट है ऑलरेडी, और कैट के भी उतने हाथ नहीं होते कि वो टूल्स बनाए। तो फिशिंग कैट भी हट गया, ऑटर भी हट गया। हमारे पास आया स्लॉथ बियर, ये आया स्लॉथ बियर और आया ओरांगुटान। तो हमने देखा है कि ओरांगुटान आर द क्लोजेस्ट जो ह्यूमन स्पीशीज के क्लोजेस्ट ये है नेबर्स। तो ओरांगुटान के भी उंगलियां हमारे जैसी भी होती है, और बहुत इन पे रिसर्च भी किया गया है कि बहुत सारा हमारा जो एंसिस्ट्रल जो जीन्स वगैरह जो भी कुछ वो इनसे बहुत मैच करता है। इन पे स्टडी भी हो रही बहुत सारा, तो हो सकता है चांसेस है कि बहुत ज्यादा स्लॉथ बियर इज नॉट वेरी मच कि टूल बनाए। ये हो सकता है कि अपने नाखूनों से ही स्लॉथ बियर अपने जो स्क्रैच वगैरह का अपने टूल बनाने का काम ओरंगुटान ज्यादा कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल बीइंग है। और इन चारों में से तो हो सकता है चांसेस इसके ज्यादा है, और ऑप्शन का सही आंसर भी यही है।
फिर देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एरोसोल्स, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, लुब्रिकेंट्स, इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। दिस इज, देखिए यहाँ एग्जाम हॉल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पर व्हाट इट इज सेइंग कि, देखिए व्हाट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसको कैसे करना होता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एरोसोल, फोम एजेंट्स, देखिए इसमें जल्दी आग लगता है, एरोसोल्स में, फोम एजेंट में जल्दी आग लगता है। अब कोई भी चीज जिसमें हाइड्रोकार्बन बना रही है, वो जिसमें जल्दी आग लग रहा है, तो फायर रिटार्डेंट, तो ये तो ऑड वन आउट है ना। लुब्रिकेंट्स में जल्दी आग लगता है। आप सोचिए कि ये तीनों एक तरह के सॉर्ट ऑफ में आ जाते हैं, एक तरह के ग्रुप में आ जाते हैं। फायर रिटार्डेंट कैसे होगा? फायर, अगर कोई चीज जो प्रमोट कर रही है ज्यादा आग लगाना, अगर कोई चीज हाईली फ्लेमेबल है, तो ये हाईली फ्लेमेबल वाला को बनाना कैसे, फायर रिटार्डेंट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे बनेगा इन सब चीजों से? दिस इज द ऑड वन आउट, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि ऑड वन आउट को नहीं लेना है हमें। हर बार ऐसा नहीं होता है कि ऑल ऑल फोर हम बस डाल के आ जाए, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, हम ऑल फोर डाल देते हैं। नहीं होता वैसे। अब यूपीएससी थोड़ा चेंज करने लग गई है। दे हैव टू बी केयरफुल कि दिस एरोसोल, इसका नेचर कैसा था एरोसोल का, इसमें जल्दी आग लगता है, फोम एजेंट्स में जल्दी आग लगता है, ये फायर रिटार्डेंट इनके तीनों के ऑपोजिट है, तो दिस इज द रॉन्ग वन, तो ये ओनली 3 होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।